आज हम डिस्कस करेंगे मजिस्ट्रेट ट्रायल। कोर्ट के आधार पे ट्रायल को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो है सेशन ट्रायल और दूसरा है मजिस्ट्रेट ट्रायल। सेशन ट्रायल को हमने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को दे दिया है। आज हम मजिस्ट्रेट ट्रायल डिस्कस करेंगे। तो यदि हम मजिस्ट्रेट ट्रायल को देखें ऑफेंस के आधार पर, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, ये चैप्टर 20 में है, 261 से लेकर के 273 तक है। ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट, ये चैप्टर 21 में है, 274 से लेकर के 282 तक है। तीसरा है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल भी या तो वो केस समन केस होगा या वारंट केस होगा, लेकिन वो समरी रूप से उसका ट्रायल किया जाएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाता है और ये चैप्टर 22 में है, 283 से लेकर के 288 तक है। तो कुल मिलाकर के ट्रायल या तो समन केस का होगा या तो वारंट केस का होगा। अगर विस्तार में होगा तो चैप्टर 20 एंड 21 फॉलो होगा, और समरी रूप में होगा तो चैप्टर 22 फॉलो होगा। अब अगर हम देखें ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, तो वारंट जो केस है इसका मतलब है कि उसमें पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा है, तो वारंट केस है। तो वारंट केस के जो मैटर हैं वो दो तरीके से आते हैं कोर्ट में। या तो एफआईआर होती है, पुलिस ने चार्जशीट सबमिट किया है और उसके आधार पर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है। तो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो जहां पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और मजिस्ट्रेट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है, तो इसके प्रोसीजर थोड़े से अलग होंगे। तो ट्रायल प्रोसीजर इन द मैटर ऑफ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट इन वारंट केस। दूसरा क्या है, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट, यानी कि एफआईआर फाइल नहीं हुआ है और विक्टिम चला गया मजिस्ट्रेट के पास, उसने कंप्लेंट फाइल किया है, या वो कॉग्निजेबल मैटर नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो उसमें कंप्लेन होगी, एफआईआर तो होगी नहीं। तो इन दोनों के दोनों वारंट केस है, वारंट ही मामला है, समन मामला नहीं है। दोनों में पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा है, लेकिन या तो एफआईआर हुई होगी या तो कंप्लेंट होगा। तो दोनों के ट्रायल प्रोसीजर थोड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही चैप्टर में हैं और उसका नाम है ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, और ये चैप्टर 20 है, 261 से लेकर के 273 तक है। ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट, समन केस में भी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल केस हो सकते हैं, उसमें भी एफआईआर हो सकती है और उसमें भी कंप्लेंट फाइल हो सकता है, लेकिन दोनों मामले के प्रोसीजर एक ही हैं। ये ऐसा मामला है जिसमें पनिशमेंट 2 साल या उससे कम का होता है, उसे समन केस बोलते हैं। तो इसमें सेम प्रोसीजर फॉर बोथ मैटर, चाहे एफआईआर हो, पुलिस रिपोर्ट सबमिट किया हो, या कंप्लेंट फाइल हो, तो दोनों में कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, सेम मैटर है। जैसे मान लो 301 में जब हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता में, तो ट्रेसपासिंग ऑन बैरियल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर का कारावास वहां पे है, बट वो कॉग्निजेबल केस है, यानी कि ये समन मैटर है, पहली बात। दूसरा कॉग्निजेबल केस है, इसमें एफआईआर होगी, फिर भी प्रोसीजर एक ही होगा, चाहे वो कंप्लेन हो चाहे एफआईआर हो। तो कुल मिलाकर के अगर हम वारंट ट्रायल के प्रोसीजर दो तरीके से हैं, एक तो एफआईआर हुआ है या तो एक कंप्लेंट फाइल हुआ है। पहला हम देखते हैं, पहले चैप्टर को पूरे देखते हैं। चैप्टर 20 हमारा है ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहुत ध्यान से देखना है आप। पार्ट ए है कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है और उसमें एफआईआर सबमिट किया है, यानी ये प्योरली कॉग्निजेबल मैटर होगा जिसमें कि एफआईआर होती है। तो इसके प्रोसीजर 261 से लेकर के 266 तक हैं, और इसके बाद जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो यहाँ फॉलो होगा, 271। लेकिन कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट और अदरवाइज की बात जब करेंगे, जहां कंप्लेंट फाइल हुई है या मजिस्ट्रेट ने सुगो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, वो वारंट मैटर है, कॉग्निजेबल हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे 267 से लेकर के 270 तक के प्रोविजन फॉलो होंगे, और उसके बाद फिर ये प्रोविजन यहाँ से फॉलो होंगे। तो यानी कि पार्ट सी जो है वो कॉमन फॉर बोथ है लगभग, केवल इसको छोड़ करके बाकी
ये ये जो है ये कंप्लेंट वाले मामले में है, और ये जो है मामला पुलिस एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस रिपोर्ट में है। तो पहला जो हमारा मामला है कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो सबसे पहला क्या है कि जैसे ही पुलिस ने चार्जशीट सबमिट किया है तो उस स्टेज पर या तो एक्यूज्ड जेल में होगा या तो बेल पर होगा। तो पहले जैसे ही चार्जशीट आ गई और एक्यूज्ड सामने आया है तो वहां पर ये देखा जाएगा कि जब चार्जशीट सबमिट होती है तो पुलिस तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट एक समन इशू करता है फॉर फ्रेमिंग द चार्ज। चार्जशीट फ्रेम करने के लिए समन इशू किया जाएगा, और उसमें जब वो आएगा ये एक्यूज्ड पर्सन, तो वहां पे सबसे पहले ये इंश्योर होगा कि जो 230 की जो प्रोविजंस हैं क्या वो फुलफिल किए गए हैं, क्या उसका कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जिसपे कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है और अपने फेवर में वो एज ए एविडेंस जो है उसको लेने वाला है, वो सभी डॉक्यूमेंट क्या एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, तो उसका कंप्लायंस सबसे पहले मजिस्ट्रेट करवाएगा। तो जितनी भी पुलिस रिपोर्ट हैं, जितने भी विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, मेडिकल रिपोर्ट है, कन्फेशन है, एडमिशन है, कुछ भी हो, डीएनए प्रोफाइल हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पर एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। दूसरा है यहाँ पर व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। तो जब एक्यूज्ड आएगा तो वहां पर वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा अपने डिस्चार्ज होने के लिए कि उस पर जो आरोप लगाए हैं, जो पुलिस ने चार्जशीट सबमिट की है, जो एफआईआर हुई है वो गलत हुई है, फेक हुई है। तो एक्यूज्ड में प्रीफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। यहाँ पे डे लगा दिए गए हैं, डे सब में लगाए गए हैं। तो फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर प्रोविजन 230। तो 230 की जो कंप्लायंस है, यानी 260 वाला जो कंप्लायंस है, ये 230 में सब डॉक्यूमेंट जब उसको दे दिए गए हैं उस दिन के, वो सब कंप्लायंस जो है वो डॉक्यूमेंट जब एक्यूज पर्सन देख लेगा तो उसके 60 डे के भीतर ही उसको एक एप्लीकेशन देना होगा कि उसे इस मामले में डिस्चार्ज किया जाए, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तब ऐसे एप्लीकेशन के आधार पर मजिस्ट्रेट उसे डिस्चार्ज के ऑर्डर दे सकता है, लेकिन कब देगा? इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंट विद द अंडर प्रोविजन 193 and making such examination if any of the accused either physically or through audio video electronic means as the magistrate think necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considered the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reasons for suing to. So after taking the consideration upon all the documents whatever the police has submitted through his police report, उसको सब एग्जामिन करेगी, उसके बाद एक्यूज को और पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भी सुनवाई का अपॉर्चुनिटी देगी, अवसर देगी, और उसको सुनने के बाद उसे लगता है कि जितने भी चार्ज लगाए गए हैं सब ग्राउंडलेस हैं, तब वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगी। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, जितने भी चार्ज लगाए गए हैं वो ग्राउंडलेस नहीं हैं, सभी के ग्राउंड हैं, and the magistrate is of opinion that there is a ground for for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter and he is competent to try to such offence and he can adequately punish the accused। तो मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होगा या सीजीएम होगा, एक्चुअली जो है सीजीएम के पास ही आता है मैटर, तो सीजीएम चार्ज फ्रेम करके ही लोगों को ट्रांसफर करता है ट्रायल के लिए या इंक्वायरी के लिए, जो भी हो। तो जनरली यही होता है। तो यानी कि उस समय मजिस्ट्रेट जब लगता है कि मामला ऐसा है कि इसके अगेंस्ट जो है मामला प्राइमा फेसाई दिख रहा है और इस चैप्टर के तहत जो है वो ट्राइबल मैटर है और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि उसका ट्रायल कर सकता है और उसे उसमें एडिक्वेट पनिशमेंट भी दे सकता है, तब वो विद इन 60 डेज चार्ज फ्रेम करेगा। तो चार्ज की सुनवाई पर, यानी जब एक्यूज आता है और उस जो है अपने चार्ज के लिए, डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन देता है, तो उस पहले एप्लीकेशन से लेकर के और 60 डे के भीतर एक्यूज मजिस्ट्रेट को चार्ज फ्रेम करना होगा यदि मामला बनता है तो प्राइमा फेसाई। इसके बाद कहा गया है कि द एक्यूज्ड इज इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्ज। तो जैसे ही चार्ज फ्रेम किया गया है वह चार्ज क्या होगा, शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम टू बी ट्राइड।
तो एक्यूज्ड से पूछा जाएगा कि आप पे जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं, पहले उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। पढ़कर सुनाने के बाद उसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, या आप ट्रायल की मांग करते हैं। तो एक्यूज्ड वहाँ पे उसको स्वीकार भी कर सकता है, या ट्रायल की मांग भी कर सकता है, या एक्यूज्ड चुपचाप भी रह सकता है। तीनों मामले हैं। कभी कभी ध्यान दो आप कि साइलेंट इज अमाउंट टू स्पीक होता है। यदि आप साइलेंट हो जाते हो तो होगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। मियर द साइलेंट इज नॉट अमाउंट टू स्पीक, यहाँ पर चीजें हो जाएंगी क्योंकि ये एक्यूज के फेवर की बात है। तो कन्विक्शन ऑन प्लीड गिल्टी, तो इफ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, एक्यूज्ड ने अपने चार्ज को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड ही मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। तो जैसे ही उसने अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है एक्यूज्ड पर्सन, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि वो उसको उसी के जो है एक्सेप्टेंस पे उसको पनिश कर सकता है। बट यहाँ पे ही मे है, इसका मतलब है कि वो चाहे तो न भी करे और आगे ट्रायल स्टार्ट कर दे। तो एक्यूज जहाँ पे चार्ज को डिनाई करता है वहाँ, यहाँ एक्यूज जहाँ चुपचाप रहता है वहाँ, दोनों मामले में वो ट्रायल करेगा ही करेगा। लेकिन जहाँ एक्यूज चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, वहाँ पे भी लगता है मजिस्ट्रेट को कि नहीं, ये कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पा रहा है, ये नेचर को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ भी वो ट्रायल करेगा। अदरवाइज वो उसके प्ली गिल्ट के आधार पे ही जो है वो उसको कन्विक्ट कर सकता है, क्योंकि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद जहां पर ट्रायल डिसाइड हो गया है कि अब ट्रायल होना ही होना है, तब वहां पर फिक्स द डेट ऑफ हियरिंग, तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। और वहां पर इफ द एक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड, और द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड, देन द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। यानी कि जिस दिन चार्ज फ्रेम होगा उस दिन और कोई सुनवाई नहीं होनी है, उस दिन अगला कोई डेट पड़ेगा कि उस डेट पर प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस हैं उसको एग्जामिन किया जाएगा। कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस टू द एक्यूज्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर। तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उन्हीं एक्यूज को बुलाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन उनकी लिस्ट देगा, उनके लिए समन इशू करेगा, और उनके जो स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं वो स्टेटमेंट की एक कॉपी जो है एक्यूज को दी जाएगी। क्योंकि वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर आएंगे तो उनका एग्जामिनेशन होगा, तो एक्यूज जो है उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए एबल हो सके, इसलिए वो कॉपी पहले से एडवांस में दी जाएगी। इसके बाद समन टू प्रोसिक्यूशन विटनेस, अब द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ समन्स टू एनी ऑफ द इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स। तो उसी डेट पर, जिस डेट पर चार्ज फ्रेम हुआ है, और उसी डेट पर जो है एप्लीकेशन भी दिया जाएगा मजिस्ट्रेट को कि मेरे ये विटनेस हैं, इनको आप समन इशू करिए ताकि वो नेक्स्ट डेट पर आए। उसके बाद एविडेंस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन साइड, तो जो भी डेट फिक्स किया गया है ऑन द डेट सो फिक्स्ड, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर सब के सब विटनेस आएंगे, सभी के सभी डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, अदर थिंग्स जो भी मटेरियल होंगे वो भी आ जाएंगे, और उन सबको जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, एंड प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि जितने जितने विटनेसेस आएंगे उनको एग्जामिन करेगा प्रोसिक्यूशन, और क्रॉस एग्जामिन करेगा एक्यूज्ड यानी डिफेंस लॉयर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिफेंस लॉयर को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए किसी विटनेस के लिए रोक दिया जाता है कि इस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन आप बाद में करना, जब तक कि कोई अदर थर्ड विटनेस एग्जामिन न हो जाए। तो ये चीजें यहाँ पर हैं। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि यदि कोई विटनेस ऐसा है कि जो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता,
तब उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स के तहत जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू उसका एग्जामिनेशन होगा, और वो किसी डेजिग्नेटेड प्लेस पे जाकर के वहाँ बैठेगा और वहाँ से उसका एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन। देन एविडेंस फॉर डिफेंस स्टार्ट होगा। जब पब्लिक प्रोसिक्यूशन के विटनेस खत्म हो गए तब वहां से अब डिफेंस को बुलाया जाएगा। एविडेंस फ्रॉम डिफेंस साइड, द accused shall then be called upon the enter upon his defense and produce his evidence। अब ध्यान देना, जो सेशन ट्रायल हमने देखा था, तो सेशन ट्रायल में जैसे ही प्रोसिक्यूशन के विटनेस खत्म होते हैं, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, उसी के बाद एक प्रोविजन था जो है एक्विटल का यहाँ पर। लेकिन मजिस्ट्रेट ट्रायल में ऐसी बात नहीं है। मजिस्ट्रेट ट्रायल में केवल पब्लिक प्रोसिक्यूशन के विटनेस को देख करके किसी को एक्विट नहीं कर सकते। हालांकि नियम तो होना चाहिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट यदि प्रूफ नहीं कर पाता है तो डिफेंस को अपना विटनेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वहीं उसको एक्विट कर दिया जाएगा। लेकिन मजिस्ट्रेट ट्रायल में ये प्रोविजन नहीं है। ये प्रोविजन सेशन ट्रायल में देखने को मिला है, लेकिन मजिस्ट्रेट ट्रायल में ये प्रोविजन नहीं है, जबकि पहले था, अब नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूशन के विटनेस खत्म हो जाते हैं, तुरंत एविडेंस फॉर डिफेंस की बात करते हैं। तो डिफेंस फ्रॉम डिफेंस साइड, द एक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस। तो वो अपना डिफेंस स्टार्ट करेगा, जितने भी एविडेंस है, जितने भी विटनेसेस हैं, वो सब वो ले आएगा। एंड इफ द एक्यूज्ड पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट, द मजिस्ट्रेट शैल फाइल इन विद द रिकॉर्ड। तो रिटन स्टेटमेंट यदि कोई एक्यूज देता है तो वो भी उसको रिकॉर्ड पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर समन टू डिफेंस विटनेस, तो यानी कि जो डिफेंस लॉयर है वो अपने विटनेस की लिस्ट देगा और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेगा कि इन सबको जो है प्रोसेस इशू किया जाए और कंपेल किया जाए, ये कोर्ट को अटेंड करें, आए और अपनी विटनेस गवाही दें। उसके बाद जो है, जो पर्सन ऑलरेडी जिनका एग्जामिनेशन हो गया था, जो कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, उनका एग्जामिनेशन हो गया था, तो उनको भी दोबारा कॉल करने के लिए भी वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जो अपने विटनेस को बुलाने के लिए वो समन दे रहा है, उसमें कोई ऐसा विटनेस है कि कोर्ट को समझ जाएगा कि अननेसेसरी है, इसको बुलाना केवल इसलिए है कि वो वेक्सेशन और डिले करना चाह रहा है, या एंड ऑफ जस्टिस हो जाएगी, या जो है ये ग्राउंडलेस है, तो वो उस विटनेस को समन नहीं करेगा। अदरवाइज डिफेंस लॉयर के सभी विटनेस को कोर्ट समन करेगा और उसको बुला करके उसका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूशन के किसी विटनेस का ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो गया था और डिफेंस लॉयर को मौका मिला था कि वो इसको क्रॉस एग्जामिन करे, लेकिन डिफेंस लॉयर ने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया था, तो दोबारा उसको रिकॉल करने के लिए, समन करने के लिए मजिस्ट्रेट 2-3 बार सोचेगा कि क्या दोबारा उसको कॉल किया जाएगा। यदि उसको हम नहीं बुलाएंगे तो एंड ऑफ जस्टिस होगा, तभी वो उसको दोबारा कॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन आपने उसको एग्जामिन नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि आपने ही गलती किया है, तो हम दोबारा उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन जहां पर लगता है कि नहीं, एंड ऑफ जस्टिस होगी, उसे बुलाना चाहिए दोबारा, ताकि डिफेंस उसको क्रॉस एग्जामिन कर सके, तब ऐसे विटनेस को रिकॉल किया जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन का विटनेस जैसे एग्जामिन हुआ था, उसी तरह डिफेंस लॉयर का विटनेस भी ऑडियो वीडियो के थ्रू एग्जामिन हो सकता है, यदि वो नहीं आ पाएगा कोर्ट में तो। डिपॉजिट द एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस, डिफेंस लॉयर के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि वो अपने विटनेस को बुलाने के लिए जो खर्चे, एक्सपेंसेस हैं, वो कोर्ट में सबमिट करेगा, तभी कोर्ट समन या वारंट इशू करेगा। इसके बाद दोनों विटनेस एग्जामिन हो गए, तो अब हमारा जो पार्ट सी है वो अप्लाई होगा यहाँ पर, जो कि कंप्लेन वाले मैटर में और एफआईआर वाले मैटर में, दोनों में जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर एक्विटल या कन्विक्शन की बात होगी। तो इसका मतलब है कि यदि दोनों पार्टी को सुनने के बाद ये लगता है कि इफ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड,
चार्ज फ्रेम हुआ हो, उसके बाद आर्गुमेंट हुआ है। द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द एक्यूज नॉट गिल्टी, ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। तो उसे लगता है कि अभी गिल्टी नहीं है तो उसे एक्विट कर देगा। एंड अगर लगता है कि नहीं वो दोषी है, तब क्या करेगा, तब ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन करेगा। तो वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द एक्यूज गिल्टी but does not proceed in accordance with the provision of section 364 or 401। यानी ये क्या है, 364 क्या है कि प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सीवियर। अब ध्यान देना, एक ये है, एक 401 क्या है, 40 है ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। दो चीजें हैं। तो यानी मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये दोषी, इसका गिल्ट साबित हो गया है, इसका गिल्ट प्रूफ हो गया है, और वो जिस 2 चैप्टर के तहत कार्रवाई नहीं करेगा, तब उसे कन्विक्ट करेगा, दोषी मतलब अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अवार्ड करेगा, यानी कि उसे प्रोबेशन पे नहीं छोड़ेगा, नंबर एक। दूसरा ये है कि उसे लगता है कि जितना पनिशमेंट उसे देना चाहिए, उससे अधिक पनिशमेंट जो है वो नहीं दे पाएगा। लाइक दैट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है। मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास 1 साल की सजा दे सकता है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल की सजा दे सकता है। बट आफ्टर द कंक्लूजन वो लगता है कि नहीं इसे 4 साल की सजा देनी चाहिए, या जो मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है उसको लगता है कि इसे 2 साल की सजा देना चाहिए, अब उसकी क्षमता से बाहर है, तब क्या करेगा, तब वो मामला सीजीएम को रेफर कर देगा। सीजीएम को 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट अवार्ड करने के पावर दिए गए हैं, तब सीजीएम उस मामले में कन्विक्शन अवार्ड करेगा। तो यदि इन 2 प्रोविजन में मामला नहीं आता है, यानी कि अमाउंट ऑफ पनिशमेंट उसकी क्षमता से बाहर का नहीं हो रहा है, उसमें वो पनिशमेंट दे सकता है, या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, तब वो कन्विक्शन के ऑर्डर देगा। अदरवाइज वो इन दोनों में से कोई एक अप्लाई कर देगा, मामला सीजीएम को भेज देगा, या जो है उसे प्रोबेशन पे रिलीज कर देगा। He shall after hearing the accused on the question of sentence pass sentence upon him। यानी कि यदि वो दोनों प्रोविजन अप्लाई नहीं कर रहा है, तब वो एक्यूज को और पब्लिक प्रोसिक्यूशन को अमाउंट ऑफ पनिशमेंट पे सुनेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो सेंटेंस पास करेगा। उसके बाद इनहांस पनिशमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। अब जहां उसका दोष साबित हो गया है कि हाँ ये गिल्टी है, तब वहां पर अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन कोर्ट का इशारा करेगा कि ये ऑलरेडी प्रीवियसली कन्विक्टेड है, तो एक मैटर में उसको कोर्ट के सामने वो ले आएगा। और यदि एक्यूज्ड डिनाई करता है तो उस पर आर्गुमेंट होगा, उसको प्रूफ या डिसप्रूफ किया जाएगा, और यदि प्रूफ हो गया तब उस पर इनहांस पनिशमेंट उसको मिलेगा। लेकिन यदि एक्यूज्ड पर्सन गिल्ट साबित नहीं होता है, तो प्रीवियस कन्विक्शन पे कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। उसके बाद ये लिखा है कि बार ऑन डिस्कशन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, यानी नो सच चार्ज शैल बी रीड आउट बाय द मजिस्ट्रेट, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall be previous conviction be referred by the prosecution or in any evidence adduced by it। कब, unless and until the accused has been convicted। तो जहां पर एक्यूज्ड कन्विक्टेड नहीं होता है, वहां प्रीवियस कन्विक्शन पे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो कन्विक्टेड हो गया, तो इसका मतलब है कि अब प्रीवियस कन्विक्शन पे डिस्कशन होगा कि ये ऑलरेडी प्रीवियस कन्विक्टेड है, दिस इज द हैबिचुअल ऑफेंडर, और उसको पनिशमेंट जो है बढ़ा करके दिया जाएगा। तो ये हमारा मजिस्ट्रेट ट्रायल है। समरी में यदि हम देखें तो सबसे पहला क्या है कि जैसे एक्यूज्ड आता है, उसको सभी डॉक्यूमेंट जो उसके अगेंस्ट में प्रूफ दिए जाने हैं वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। उसके बाद जो है चार्ज के मैटर पे दोनों पार्टी को सुना जाएगा, उसका चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, उसे पूछा जाएगा कि आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। यदि वो एक्सेप्ट कर देता है तो उसको दोषी दिया, पनिशमेंट दिया जाएगा। यदि वो नहीं करता है तो ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल स्टार्ट होगा तो पहले पब्लिक प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करेगा, उसके विटनेस आएंगे, एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, देन आफ्टर जो डिफेंस लॉयर है वो स्टार्ट करेगा। दोनों को सुनने के बाद यदि लगता है मजिस्ट्रेट को कि वो दोषी है,
और तब उसमें अमाउंट ऑफ पनिशमेंट के बारे में सुनेगा, या उसको लगता है कि नहीं मामला ऐसा है कि मैं इसमें पनिशमेंट नहीं दे सकता हूँ, तब वो सीजीएम को रिफर कर देगा। या यदि ऑफेंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अप्लाई हो रहा है तो उसे प्रोबेशन पे छोड़ देगा। बट लगता है कि नहीं पनिशमेंट देना है, मैं दे सकता हूँ इसमें, तब अमाउंट ऑफ पनिशमेंट पे सुनेगा और पनिशमेंट डिसाइड करेगा। अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो इनहांस पनिशमेंट उसको देगा। तो ये हमारा मजिस्ट्रेट ट्रायल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो मजिस्ट्रेट ट्रायल ऑन कंप्लेंट पर होगा, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।